नमस्कार, मैं विक्रांत और आज की इस वीडियो चर्चा में आपका स्वागत है। पिछले कुछ हफ्तों में जब ताइवान और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार ने भारत के शेयर बाजार को पीछे छोड़ा था, तब एक आर्थिक विश्लेषण सामने आया था कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई क्रांति से अब बाहर हो चुका है और इसलिए भारत में विदेशी निवेशक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भारत के पास ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसी बड़ी कंपनी नहीं है, सैमसंग नहीं है, एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी जैसी बड़ी कंपनी नहीं है। इसलिए भारत का बाजार अब निवेशकों के लिए आकर्षक नहीं रह गया है। विदेशी निवेशक भारत छोड़कर ताइवान, दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई बाजारों की तरफ जा रहे हैं। भारत एक वैश्विक आर्थिक संकट के केंद्र पे है, जहां उसके शेयर बाजार को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन वो कहानी का एक हिस्सा था, एक कहानी का हिस्सा और है। अब मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के आंकड़ों के आधार पर एक नई खबर आई है और इस रिपोर्ट को पढ़ा जाना चाहिए। यह रिपोर्ट बताता है कि जिस चीज को लेकर हम कमजोरी समझ रहे थे, असल में भारत की सबसे बड़ी ताकत शायद ये हो सकती है। इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि दुनिया के जिन बाजारों की चर्चा हो रही है, वहां एक कंपनी पूरे देश को चला रही है। एमएससीआई की जो है रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि शेयर बाजार में वास्तव में इन देशों में वहां की एक कंपनी इस बात के लिए जिम्मेदार है कि वहां का बाजार कैसा प्रदर्शन करेगा। जैसे ताइवान में ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उनके कुल बाजार में 54% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखती है। यानी कि अगर टीएसएमसी का प्रदर्शन अच्छा होता है तो ताइवान का बाजार ऊपर हो जाता है, अगर उसका प्रदर्शन गिर जाता है तो ताइवान का बाजार नीचे गिर जाता है। ऐसे ही दक्षिण कोरिया में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक तकरीबन 34% के आसपास शेयर बाजार में हिस्सेदारी रखती है, यानी कि फिर एक कंपनी के ऊपर देश का पूरा शेयर बाजार। ऐसे ही नीदरलैंड की जो एएसएमएल है वो वहां 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी बाजार में रखती है। डेनमार्क की नोवो नॉर्डिक की भी बात कर लेते हैं, उसका भी वजन लगभग 40% से ज्यादा का है। यानी कि दुनिया के कुछ चुनिंदा शेयर बाजार वास्तव में पूरी अर्थव्यवस्था की कहानी नहीं बता रहे हैं, बल्कि वहां की कुछ चुनिंदा कंपनियों की कहानी है। और इसमें जोखिम है। जोखिम यह है कि जब कंपनी का पूरा बाजार ऊपर जाता है तो देश के पूरे शेयर बाजार को वो ऊपर लेकर चली जाती है। लेकिन जैसे ही उस एक कंपनी में गिरावट आती है तो पूरे देश का शेयर बाजार नीचे चला जाता है। उदाहरण के लिए जो डेनमार्क की कंपनी नोवो नॉर्डिक है, पिछले एक साल में उनके शेयर बाजार में तकरीबन 45% की गिरावट हुई और इसका नतीजा क्या रहा? जो डेनमार्क इंडेक्स है वो लगभग 24% नीचे आ गया। यानी कि एक कंपनी कमजोर होती है और पूरे देश का शेयर बाजार प्रभावित हो जाता है। यही वजह है कि इसे हम कंसंट्रेशन रिस्क कहते हैं, यानी कि एक कंपनी पर अत्यधिक निर्भरता का जोखिम शेयर बाजार में हमेशा बना रहता है। और भारत की कहानी इस रिपोर्ट के आधार पर बिल्कुल अलग है। अब भारत को देखिए, एमएससीआई इंडिया इंडेक्स की जो सबसे बड़ी कंपनी है भारत के इंडेक्स में देखें तो वह एचडीएफसी बैंक है। उसका वजन महज 6.4% है। भारत के कुल शेयर बाजार की सबसे बड़ी कंपनी का प्रतिशत मात्र 6.4%। यानी कि अब तुलना करिए, ताइवान में टीएमएसएमई जो कंपनी है उनकी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, उसका वजन 55%, नीदरलैंड में एसएमएल का 50%, दक्षिण कोरिया में सैमसंग का तकरीबन 34% और भारत में जो सबसे बड़ी कंपनी है उसकी शेयर बाजार में हिस्सेदारी महज 6.4%। यानी कि अगर भारत के अगर आप 3 शेयरों का संयुक्त वजन भी निकालेंगे तब भी वो 20% से कम आता है जो बड़े शेयर हैं। यानी कि भारत का शेयर बाजार किसी एक कंपनी के भरोसे नहीं चल रहा है, बल्कि यहां डिसेंट्रलाइजेशन दिखाई पड़ता है। बैंकिंग है, आईटी है, इंफ्रा है, ऑटोमोबाइल है, टेलीकॉम है, एफएमसीजी है, मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब भारत का शेयर बाजार बहुत विविधता वाला शेयर बाजार है और यही कारण है कि भारत की कहानी आज इन देशों की कहानी से अलग है। ये वास्तविकता है कि एआई के इस बूम में इन देशों के कुछ कंपनियों ने अच्छा काम किया जिससे उनके बाजार में रौनक लौटी, लेकिन इस बात को भी हमें स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि भारत का शेयर बाजार कहीं ज्यादा विविध है और आने वाले समय में जब इन देशों की एक कंपनियों के शेयर मार्केट पर असर पड़ेगा तो इन देशों का पूरा शेयर बाजार नीचे जाएगा। इसकी तुलना में भारत के शेयर बाजार की स्थिति वैसा नहीं है। तो चाहे वो दक्षिण कोरिया में निवेश का मतलब हो, नीदरलैंड में निवेश का मतलब हो, ताइवान में निवेश का मतलब हो, लेकिन जब भारत में निवेश का मतलब आएगा तो इसका सीधा सा उदाहरण ये है कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में सैकड़ों कंपनियों में संयुक्त विकास की कहानी दिखाई पड़ती है। तो हमारे यहाँ वो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन नहीं है जिसका आरोप हमारे ऊपर लग रहा है।
असली इकोनॉमिक कंसंट्रेशन हमको इन उभरते बाजारों में दिखाई पड़ रहा है, जिसकी कहानी हमसे अभी तक नहीं बताई जा रही थी। इसलिए इस रिपोर्ट को, जो हिंदू बिजनेस लाइन में ये रिपोर्ट छपी है, इसे पढ़ा जाना चाहिए। अब ये बात है कि भारत एआई और सेमीकंडक्टर की चमक से कब प्रभावित होगा, तो हमको पता है भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत देश भर में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए जा रहे हैं ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारी हिस्सेदारी बन सके। तो आने वाले समय में जब भारत का पूरा एआई इकोसिस्टम तैयार होगा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार होगा, तब हम देखेंगे कि दुनिया के एआई इकोनॉमी में भी भारत की अपनी एक भागीदारी होगी, अपनी एक हिस्सेदारी होगी, और इसका असर भारत के शेयर बाजार पर भी पड़ेगा। यानी कि भारत के शेयर बाजार का आने वाले समय में हिस्सा और चमकदार दिखाई पड़ता है। आने वाले समय की जो एक नई आर्थिक कहानी है वो भारत में दिखाई पड़ती है, और इसका प्रमाण ये है कि भारत का शेयर बाजार, भारत की इकोनॉमी कहीं से कंसंट्रेटेड नहीं है। जो हमारे यहां आरोप लगते हैं कि भारत की इकोनॉमी कुछ चंद पूंजीपतियों की इकोनॉमी बन गई है, शायद ये आंकड़े तो ऐसा नहीं बता रहे हैं। कि शेयर बाजार के आधार पर ये तो हमें जरूर पता चल जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी में वैसा इकोनॉमिक कंसंट्रेशन नहीं है जैसा जिन दुनिया के बाजारों की सफलता की कहानी आज भारत की तुलना में बताई जा रही है, वहां के बाजारों में हमें दिखाई पड़ता है। तो इस तथ्य को, इस तर्क को ध्यान में रखते हुए हमें भारतीय बाजार को लेकर कोई भी विश्लेषण करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज की इस रिपोर्ट से हमें निश्चित रूप से कुछ नई जानकारी मिली होगी, और आगे भी ऐसे तमाम विषयों पर हम बातचीत जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।